लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स 17 फरवरी 2021 को पूछे गए प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x का 36% बराबर y का 81% हो तो x और y का अनुपात क्या था। ठीक है, इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, परसेंट को परसेंट से काट देंगे, बचेगा कितना x का मतलब गुना ये 36 और यहाँ y ये इंटू में है, कितना होगा 81। ठीक है, यहाँ पर भी का ही था। अब x और y का अनुपात चाहिए तो क्या करेंगे, x ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा 81/36। ठीक है, इसको काट सकते हैं 9 से, 9 चौके 36, 9 नवा 81, तो ये आ गया 9/4। इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये बट्टे है, इसको अनुपात में लिखते हैं तो यहाँ पर ये 9 हो गया, बट्टे का मतलब अनुपात, 9 अनुपात कितना हो गया 4, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x - y बराबर 5, x y बराबर 15 हो तो x³ - y³ बराबर वाट था। ठीक है, देखिए हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है x³ - y³ बराबर वाट। इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है a - b। ठीक है, यहाँ पर होता है a², यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा ab + b²। ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है, b की जगह क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको निकालना है, x - y दिया हुआ है कितना है 5 है, x² + y², यहाँ पर एक साथ रहने देते हैं, x² + y² प्लस x y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा x² + y² कितना होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जब 5 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। इसका स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, x - y बराबर 5 था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² b² - 2ab, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए ये x² + y² और ये -2xy इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 25 + 2xy ये यहाँ पर होगा, ये तो यहाँ पर 25 हो गया और 2xy, xy की वैल्यू कितना है 15, और 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब कितना निकल के आ जाएगा 30 और 20 50 और 5 55 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब x² और y² का वैल्यू कितना हो गया 55 हो गया, 55 प्लस ये 15। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0, 5 1 6 और 1 7, 70 इंटू यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुना करेंगे 7 5 35, 350 हो जाएगा इसका क्या फाइनल आंसर। अगला दिया हुआ था यदि sin θ - cos θ बराबर √3/2 हो तो sin θ - cos θ क्या होगा। ये प्लस था यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे sin θ - cos θ हो और आपको sin θ + cos θ निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा आपका a² + b² माइनस का c²। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए a और b और c यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर यहाँ sin θ है -cos θ है और ये √3/2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये √3/2 है तो a जो होगा वो साइन का कोफिशिएंट होगा, मतलब जो गुणांक इसके पहले जो मौजूद रहता है, कुछ नहीं तो 1, इसके पहले क्या है देखिए कुछ नहीं तो कितना -1, और c हो जाएगा ये √3/2 जो बराबर के उधर रहता है। ठीक है, अब यहाँ बैठाएंगे यदि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बैठा देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, -1 बैठाएंगे b तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस c बैठाएंगे √3/2 तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो इधर होगा 4 4 8, 8 में 3 गया √5 और 4 का वर्गमूल 2, √5/2 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है 660 और 49 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए वर्गमूल हम लोग सिंपल विधि से नहीं, यहाँ पर स्मार्ट विधि से निकालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ समय कम रहता है। 49 जो है देखिए किसका किसका स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, तो 3 का है और 7 का है, 3 और 7 का है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, इकाई अंक 9 है, 7 का करेंगे तो
49, इसका भी इकाई अंक क्या है 9 है, इसलिए यहाँ पर 3 या 7 होगा। अब ये देखना है, जोड़ा बना लिए इधर से, 2 को ले लेना है, बचा 3। 660 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर 676, इसके बीच में तो है क्या 660, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो 25 होगा ही होगा, जो फर्स्ट में आएगा वो यहाँ पर हमेशा होगा कभी भी, ठीक है। अब तय करेगा ये 3 लेना है यहाँ पर या 7 लेना है, आंसर यहाँ पर 3 लेना है या फिर 7 लेना है, ठीक है। या तो ये 3 होगा या फिर क्या होगा, ये 7 होगा। कैसे तय करेंगे, देखेंगे किसका स्क्वायर के करीब है ये 660, तो देखिए 676 के ज़्यादा करीब है। 76 में 4 जो 76 में अगर यहाँ पर घटा देंगे हम लोग 16 तो 60 आ जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत अधिक है, 16 इसमें जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 60, ठीक है। इसलिए ये बड़ा वाला के करीब है, तो आंसर भी यहाँ बड़ा वाला लेना है, मतलब 25 और ये 7 लेना है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से 9 किसका किसका इकाई अंक है, तो 3 का भी है और 7 का भी है, या तो आंसर 3 और 7 इधर होगा। और ये जो देखेंगे कि 660 किसके किसके बीच है, तो 25 के स्क्वायर के बीच है और 26 के स्क्वायर के बीच है, तो दोनों में से कोई एक का लेना है हमको, बड़ा नंबर इधर वाला, ठीक है। और इसमें तो हमेशा जो होगा फर्स्ट टर्म वाला होगा, 25 तो हमेशा होगा, जो छोटा वाला रहेगा। अब देखना है कि यहाँ पर कौन लें, ये बड़ा वाला लें या छोटा वाला, तो बड़ा वाला के करीब रहेगा तो ये बड़ा वाला के करीब रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, और ये छोटा वाला के करीब रहेगा तो यहाँ छोटा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला के करीब था 660, तो कौन ले लिए, बड़ा वाला 7, ठीक है। अगला है किसी संख्या का 28% 20 है, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसका क्या है, x का 28% बराबर कितना है 20 है, तो उसी संख्या का 49% कितना होगा, तो यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना 100/28। अब बोलता है इसी संख्या का कितना 49%, तो 49% का मतलब 100, ये 0 से 0, इसको काटेंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 सते 49, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बोरा मूलधन ज्ञात कीजिए, यदि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 240 है एवं 8% दर के साथ समय 2 वर्ष है, ठीक है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है d बराबर PR² बटे 100 गुने 100, हमेशा इसको याद रखेंगे जब अंतर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको मूलधन मांग रहा है P, मूलधन ज्ञात करिए। P का मान तो पता नहीं है, R कितना हुआ दिया हुआ है 8, तो 8 गुना 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 100 × 100, और अंतर कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए काट सकते हैं, 8 × 24 और तो कटेगा नहीं, और यहाँ पर बचा 30, ठीक है। ये हो जाएगा 30 इंटू इधर हो जाएगा कितना 100 इंटू 100, ये इधर नीचे वाला गुना होगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 8 आ जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब देखते हैं कटेगा तो इसको काट देते हैं, 4 दूना 8 और ये 25 चौक 100, ठीक है। ये कट जाएगा 15 बार में, 15 25 को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये 15, 25 बचे 5 दूना 10 और तो 12, 125 और ये 25, 375, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 375 और ये आ जाएगा 00 बराबर P, ये क्या हो गया मूलधन हो गया। एक प्रश्न और था, रुपया ये 7500 का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, ठीक है। देखिए इसका सिंपल तरीका बताते हैं आपको। 4% का मतलब होता है 4/100, इसको लिख सकते हैं 4 एकम 1 और 25 चौक 100, 1/25 होता है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 25 से काट दिए, 25 दिया 75, 300 हो गया। फिर ये 300 का निकालेंगे 1/25, तो हो जाएगा
25 एकम 25, बचेगा 5, 25 दूना 50, 12 बार में। अब 2 साल का है इसलिए ऐसा कितना बार करेंगे, 2 बार। 3 साल का रहता तो 3 बार करते हैं। अब 2 साल का नियम होता है, एक बार 2 से इंटू कर देना, एक बार 1 से इंटू कर देना, ठीक है, और जोड़ देना। 3 दूना कितना हो जाएगा, 600, और 12 एकम 12, कितना हो जाएगा, 612 रुपया आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। 3 संख्याएं 1:2:5 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए 3 संख्याएं है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो मानते हैं एचसीएफ जो होगा ना वो सारा संख्या में मौजूद होगा, ठीक है। और ये एलसीएम दिया हुआ है, तो देखिए एलसीएम कितना, 5 गुना 10 गुना करेंगे कितना, 10 आ रहा है। और इसमें क्या मौजूद रहता है, एचसीएफ मौजूद रहता है। मान लेते हैं एच कितना, 120 है, क्योंकि इसका एलसीएम के बराबर क्या कर दिए, 120, सबको गुना कर देंगे वही एलसीएम के बराबर हो गया, और एचसीएफ इसमें मौजूद रहता है। तो मान लीजिए एच, यहाँ से एच कितना निकल जाएगा, ये 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 11% लाभ पर तथा 13% हानि पर बेचने से 204 रुपया की हानि होती है, तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं क्या ये वस्तु है, जिसको क्या कर रहे हैं, 11% लाभ पर बेच रहे हैं, और 11% लाभ पर और 13% हानि पर। लाभ हानि पर बेचने पर उसको कितना, 204 रुपया की हानि हो रही है ऑल ओवर। देखिए जब लाभ हानि दिया हुआ हो तो यहाँ जोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 1 2, ये 24% के चलते ही उसको कितना हानि हो रहा है, 204 रुपया, क्योंकि ये लाभ हानि के चलते ही तो इतना का अंतर आ रहा है, ठीक है। इतना लाभ इतना हानि के चलते कितना के अंतर, 204 के अंतर। तो 24% बराबर 204 है, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, 204 बटे में 24 गुने 100 हो जाएगा इसका क्या, 100%। यहाँ से काट लेंगे, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 4 एकम 1, फिर यहाँ से 3 दूना 6, 34, 17 51, और ये कट जाएगा 50 वाला, 7 17 पचे 85, 885 रुपया क्या हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था, ए किसी काम को 39 दिन में तथा बी उसी काम को 52 दिन में पूरा करता है। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 39 दिन में और बी वही काम को 52 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 13 12 ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि दोनों से चला जाएगा। तो यहाँ पर 13 × 12 कर देते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 156, ठीक है। आप एलसीएम निकाल भी ले सकते हैं अलग से। देखिए कितना से जाएगा, 13 से 13 तिया 39, 13 चक 52। अब ठीक है, 4 तिया 12 और 13 को गुना करेंगे 156 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर निकालेंगे एक दिन का काम, तो 39 को इससे भागा लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा 3 बार में, 39 तिया तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। 39 जो के 9 चक 36 के 6, 4 बार में जाएगा, और 52 से 3 दूना 6, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है, तथा एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये जो है वो काम जब खत्म होता है ना, तो 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो ऐसा करते हैं, अगर ये ना छोड़ता तो 1 दिन में 4 काम करता है, और ये काम ना छोड़ता 3 दिन के पहले, देखिए 3 दिन के पहले ना छोड़ता, 3 दिन तक काम करता, तो ये कितना काम और करता, 1 दिन में 4 काम, 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 2 दिन में 8 काम, 3 दिन में 12 काम करता। और तो इसको 3 दिन रख लेते हैं, 168 काम कुल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों मिल करके काम कर रहा है, बोल रहा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा समाप्त होगा, कब, जब दोनों मिलकर करेगा, ठीक है। ए और बी दोनों जब मिलकर करेगा, मिलकर, ठीक है। तो 1 दिन में ये 4 काम करता है, 1 दिन में ये 3 काम करता है, तो टोटल कितना 1 दिन में 7 काम करेगा। इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 7 एकम 1, बचेगा 9, यहाँ पर
सात दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14 बचेगा 2, 7 से 28, 24 दिन में दोनों मिल करके पूरा काम को ख़त्म कर देगा। अब आपके मन में आता होगा कि यहाँ पर इसका ये 3 दिन पहले छोड़ रहा था तो इसको पूरा काम क्यों कराया गया, ठीक। तो देखिए 3 दिन इससे एक्स्ट्रा काम कराए हैं तो काम को भी बढ़ा दिए हैं तो बात बराबर हो गया, ठीक है। कितना आ गया 24 दिन। अगला 2 अभाज्य संख्याएं ए और बी जिसका एलसीएम 697 है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, भागा जाता हो। जैसे 7 1 से जाता है और खुद 7 से जाता है, ये कौन संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या उसका एलसीएम दिया हुआ है तो मान लेते हैं अगर वो अभाज्य संख्या 697 है इसका एलसीएम, तो इसको तोड़ने का प्रयास करिए कितना से जाएगा। 11 से 12 से 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से 15 से तो नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से 17 चौके 68, 17 से चला जाएगा। देखिए 17 चौके 68 बचा 1, 17 एकम 17, मतलब 17 गुना 41 करेंगे तो ये आ जाएगा 697। दोनों क्या है, प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है जो एक से और खुद से भागा जाता है, ठीक है। तो बोलता है a-2 भी क्या होगा, जबकि a बड़ा होना चाहिए तो ये बड़ा है तो ये 41 हो जाएगा, ये छोटा है तो ये हो जाएगा b। अब यहाँ ज्ञात करना a मतलब 41 - 2 और b मतलब 17, तो यहाँ हो जाएगा 41 - 17 दूना 34, 11 में 4 गया 7 और यहाँ पर बचा 3 में 1 चला गया, कितना है फाइनल 7 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि a गुना b बराबर 104 है तथा a b कोई अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखिए a क्रॉस b यानी a गुना b कितना दिया हुआ 104, तो बोलता है a और b कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए तो उसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। जब ये अभाज्य संख्या होगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए अगर ये इसका दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, हम लोग जानते हैं कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एलसीएम दे दिया है कितना 104 दिया हुआ है क्या, नहीं a क्रॉस b दिया हुआ, a क्रॉस b दिया हुआ 104, तो बोलता है एलसीएम क्या होगा यदि ये दोनों अभाज्य संख्याएं है। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होता है जो एक या खुद से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे 7 और 11 ये दोनों क्या अभाज्य संख्या, एक से जा रहा है और खुद अपने से जा रहा है, तो दोनों का अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ दोनों का कितना होता है 1 होता है। हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, तो यहाँ पर भी 2 अभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ कितना होगा 1, तो l गुने 1 l ही आएगा मतलब 104, इसका एलसीएम भी कितना होगा 104 ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि उसका कर्ण दिया हुआ था। मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है। एक कोण इसका कितना होता है 90 डिग्री होता है और 2 भुजा आपस में बराबर होता है, ऐसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कर्ण दिया हुआ है 18√2, अगर ये 90 है तो ये कितना होता है इसका 45 होता है, क्यों, क्योंकि ये समान है दोनों भुजा तो ये 45 होगा, ठीक है। हमेशा समान एंगल के सामने भुजाएं भी समान होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसके सामने अगर a होगा तो इसके सामने भी a होगा और इसके सामने होता है a√2, तो अगर यहाँ 18 होगा यहाँ 18 होगा तभी तो यहाँ a√2 18√2 होगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये भी पता चल गया हमको, ये भी पता चल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 मिल गया, आधार कितना 18, ऊंचाई भी इसका कितना 18 है, 2 9 18, 18 9 कितना हो जाएगा 78 से 108, ये सेंटीमीटर जो भी दिया होगा एग्जाम में, ठीक है, उसका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, उसका यूनिट होता है। अगला प्रश्न है 2 तथा 5 के मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए 2 और 5 का मध्यानुपाती हमेशा उसका रूट होता है, मतलब a और b का मध्यानुपाती क्या होगा √ab होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका 2 और 5 का मध्यानुपाती √ab होगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 2 के लगातार 5 गुणज का योग इतना दिया हुआ है, 2 के लगातार 5 गुणज, लगातार 5 गुणज, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है।
अगर लगातार 5 गुणज होगा, ठीक है, जिसका योग दिया हुआ है, तो देखिए 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो 5 से करेंगे, 5 से कम 1 बचा, यहाँ 1, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 132 आ जाएगा बीच का संख्या। ठीक, यहाँ क्या दिया हुआ है? 5 संख्या, मतलब विषम संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया। तो जितना योग दिया हुआ रहेगा उसको यदि उसके संख्या से डिवाइड कर देंगे, जैसे 5 से बोल रहा था, 5 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला संख्या हमेशा आता है। बीच वाला कौन हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर से भी 2 इधर से भी। ये संख्या मेरा कितना गया? 132। और ये जब लगातार है तो 132 के बाद सम संख्या कितना होता है? 134। फिर कितना होगा? 136। तो बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? तो 136 ही तो होगी। ठीक है, छोटी पूछती तो 130 यहाँ होता, और यहाँ पर कितना होता? 128। छोटी कितना हो जाता? 128। अगला लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 का पावर 25/26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए 25 है और यहाँ पर 26 है, कितना अधिक है यहाँ पर? -1। तो -1 का पावर हो जाएगा 25 और बटा यहाँ पर 26। अब -1 का 25 पावर -1 ही देगा, -1/26। इसका 2 शेषफल आएगा, एक ऊपर वाला आएगा -1 और एक इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 26 में घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 में -1 करेंगे तब ये 26 बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब एक 25, एक आ गया -1, तो यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है, ये हो गया शेषफल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर 26 से डिवाइड देंगे तो देखिए कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो -1 ले लेंगे। और पावर कितना था? 25, 25 रहने देंगे बटे 26। अब ये -1 एक होगा और दूसरा क्या होगा? जिसमें से एक घटा देंगे जो 26 आ जाएगा, तो 25 होगा। 25 में -1 घटाएंगे तब तो 26 बनेगा। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 48/55 हो तो कोसेक थीटा क्या होगा? देखिए tan क्या होता है? P/B होता है, और यहाँ से थीटा लेंगे, P मतलब ये 48, B कितना? 55, ये वाट। क्योंकि हमको कोसेक निकालना है तो कोसेक का फार्मूला होता है साइन का उल्टा H/P। साइन का होता है P/H। H हमको चाहिए जो यहाँ होगा ऊपर में, नीचे क्या होगा? P कितना यहाँ पर? 48 है। ऊपर क्या आएगा? देखिए ट्रिपलेट बन गया, 48, 55 और एक 73 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 73 आएगा। 73/48। आप ये भी फार्मूला से निकाल सकते हैं, कान स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कितना होगा? तो देखिए साइन 30 डिग्री, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे x होगा। ठीक है, x होगा, यहाँ पर भी x होगा। x की जगह 30 डिग्री बैठा देना था, क्योंकि x दिया हुआ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 और ये कॉस 30 √3/2। फाइनल कितना हो जाएगा? √3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन जो पूछा गया था 17 फरवरी का 2021। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेट के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।